देखो अगला क्वेश्चन, लिख ले। सॉल्व द इक्वेशन। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये है 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। देखो आगे क्या करोगे, 2 cos स्क्वायर एक्स है तो ये तो जानते हो कि सॉल्व समीकरण सॉल्व करना, पिछले साल आप पढ़े थे एक्स इक्वेशन को सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये कोई है इक्वेशन, तो इसका फैक्टर किया करते थे आप लोग, ठीक है ना। तो ऐसे लिख दिया करते थे कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1 और 6 को मल्टीप्लाई करते थे तो 6 आया, 6 के फैक्टर करते थे, 6 के 2 फैक्टर करोगे दोनों को जोड़ने से मिडिल टर्म आए। तो 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 6 के फैक्टर 6 × 1 भी हो सकता है, 6 का फैक्टर 2 × 3 भी हो सकता है, 6 का फैक्टर क्या हो सकता है -2 × -3 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, -2 और -3 को ऐड करेंगे तो -5 आएगा। तो 6 का वे फैक्टर लेंगे जिसको ऐड करने से मिडिल टर्म आता हो। तो 6 का 3 फैक्टर में से कौन सा फैक्टर लेंगे, ये वाला, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो -5 आ रहा है, यहाँ -5 है। ये वाला फैक्टर नहीं लेंगे, ये वाला फैक्टर नहीं लेंगे क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से मिडिल टर्म नहीं आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने से मिडिल टर्म नहीं आ रहा है। तो पहला काम क्या रहता था, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया करते थे। मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आती थी उसके 2 फैक्टर निकालते थे, उसके कई 2 फैक्टर होंगे लेकिन उनमें से वे फैक्टर लेते थे जिसको ऐड करने से मिडिल टर्म आता हो। उन फैक्टरों को ऐड करने से क्या आता हो, मिडिल टर्म आता हो, वे वाला फैक्टर लेंगे, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। बहुत सारे लोग रटे रहते हैं, जानते नहीं कॉन्सेप्ट, किसी तरह से अंदाज बस लिखते हैं इसके साथ सटय हो जाए, ठीक है। -5 है तो जानते हो क्या लिख देंगे, -5 के स्थान पे ये लिख देंगे -6 × 1। -6 × 1 क्यों नहीं लिखेंगे, -5 तो ये भी आ जाएगा। तो अधिकांश लोग ऐसे करेंगे, जानते हो एक्स स्क्वायर -6s प्लस x है और +6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ s कॉमन लेंगे तो अब -6 प्लस x तो -5s तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे s कॉमन लोगे तो क्या होगा, s -6 है और +1 कॉमन s + 6। अब कॉमन कहाँ होगा, दोनों समान पद तो आ नहीं रहे हैं तो कॉमन कैसे ले सकते हो आप, हाँ, ठीक है। तो ये बताओ आप कि -5 के स्थान पे हम -2 × 3 लिखेंगे, -5 के स्थान पे -6 × 1 क्यों नहीं ले सकते, क्यों नहीं लिख सकते, पता है रीजन। सर वो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को, उसको तो माइनस नहीं आएगा, प्लस या माइनस करने पे वो नहीं आता। नहीं, इसका रीजन ये है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करने से +6 आता है और ये +6 का फैक्टर नहीं है, 6 का फैक्टर -6 × 1 नहीं है, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 6 कहाँ आता है, तो 6 का फैक्टर है ही नहीं, 6 के फैक्टर ना लेना है हमको। तो 6 का फैक्टर ये तो है -2 × -3, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो प्लस हो जाएगा और 2 3 = 6, ये 6 का फैक्टर है। लेकिन ये 6 का फैक्टर कहाँ है, ये तो -6 का फैक्टर है। हमको करना किसका फैक्टर है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आती है उसका फैक्टर करना है, और ये पॉजिटिव, ठीक है ना। इसलिए बताना पड़ता है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि घर में पढ़ते रहते हैं, कोई आर्ट वाले भी पढ़ाने चले जाते हैं, उनको तो वो खुद ही रटे रहते हैं कुंजी गाइड से, तो समझा वो खुद ही नहीं जानते, तो वो कहते हैं ऐसे हो जाता है, और वो ऐसे हो जाता है और रीजन नहीं जानते खुद, तो क्या समझाएंगे उस स्टूडेंट को, ठीक है ना। तो वे कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पे, यहीं पे ये वैसे छोटे छोटे डाउट रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। 10वीं तक हर कोई पढ़ाता है, BA करने वाले भी पढ़ाते रहते हैं। तो देखो यहाँ पे इसी प्रकार इसका फैक्टर करना है तो क्या लिखोगे, cos स्क्वायर। अब ये हम कहना ये चाह रहे थे कि x² - 5s + 6 इज इक्वल टू 0। इसमें कितने वेरिएबल हैं,
एक कौन x केवल एक वेरिएबल है, यहाँ तो दो वेरिएबल आ गए, cos भी है और sin भी है। तो क्या करना पड़ेगा, दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में बदलना पड़ेगा, तब ना उसका फैक्टर हो पाएगा। तो दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में बदलने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल क्या है, ये 10th क्लास में फार्मूला पढ़े थे, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकते हो कि नहीं। तो cos स्क्वायर x को यहाँ cos स्क्वायर x के स्थान पे 1 माइनस sin स्क्वायर x कर देंगे तो पूरे इक्वेशन में एक वेरिएबल आ जाएगा केवल sin x से, तभी ना उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसका तो फैक्टर कर सकते हो, लेकिन ऐसे आ गया तो यहाँ पे आ गया क्या, y का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका फैक्टर कैसे करोगे। दो वेरिएबल आ गए, यहाँ y भी है और x भी है, तो इसका फैक्टर होगा ही नहीं। इसलिए क्या करेंगे, दो वेरिएबल हैं तो एक वेरिएबल में बदलेंगे। तो यहाँ पे cos स्क्वायर x को क्या करेंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर कर देंगे, तो ये पूरा फंक्शन किस में बदल जाएगा, साइन में। हाँ, 1 वेरिएबल में, केवल sin x में हो जाएगा। ठीक है, तो cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस sin स्क्वायर x, वही लिखने वाले हैं। तो 2 तो रहने दो, cos स्क्वायर x के स्थान पे लिख दो 1 माइनस sin स्क्वायर x है, और ये 3 sin x है, आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहला टर्म पॉजिटिव बनाते हैं हमेशा, तो माइनस को मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में ताकि पहला टर्म पॉजिटिव हो जाए, है ना। तो क्या करोगे, 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x और प्लस माइनस 2 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 0। अब किस टाइप का आ गया ये, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आया। अंतर क्या है, s के स्थान पे sin s है बस। अब इसका फैक्टर यदि आप करना जानते हो तो इसका भी फैक्टर कर दोगे, s के स्थान पे क्या लिखना है, sin s बस। तो इसका फैक्टर कैसे करते हैं, s स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो 2, कांस्टेंट टर्म क्या है -2, तो 2 इंटू -2 तो क्या हुआ -4, और -4 के फैक्टर, तो -4 के फैक्टर क्या क्या होंगे, -4 का फैक्टर -4 इंटू 1, और -4 का फैक्टर -2 इंटू 2, -4 का फैक्टर 4 इंटू -1, -4 का फैक्टर 2 इंटू -2। कितने -4 के फैक्टर होंगे, लेकिन इन फैक्टर में से कौन सा फैक्टर लेंगे, इसमें देखते हैं। -4 और 1 को ऐड करोगे तो -3 आएगा, -2 और +2 को ऐड करोगे तो 0 आएगा, 4 और -1 तो +3 आएगा, और ये 2 और -2 तो 0 आएगा। इनमें से मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म -3 है, तो -3 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब -4 का ये वाला फैक्टर लेंगे। ठीक है, -4 का कौन सा फैक्टर लेंगे, -4 इंटू 1। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ -4 का फैक्टर जो लिखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ -3 होगा वहाँ लिख देंगे -4 + 1, -4 + 1, तो -4 + 1 क्या होगा, -3 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, 2 sin स्क्वायर x है, जहाँ -3 है वहाँ क्या लिखेंगे, -4 + 1, या 1 - 4 क्या लिखेंगे, 1 - 4 लिखेंगे, 1 - 4, और ये क्या होगा sin x है, -2 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा 2 sin स्क्वायर x है, और ये sin x का अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ sin x है, -4 sin x है, -2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं, sin x दोनों में है तो sin x कॉमन, ये sin x कॉमन, ये क्या बचा 2 sin x है, ये +1, इससे कॉमन क्या ले सकते हैं दोनों से, -2, माइनस दोनों में ना है, -2 कॉमन, तो क्या हुआ 2 sin x अब +1, माइनस कॉमन हो चुका है तो प्लस बन गया, इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 sin s + 1, 2 sin s + 1 सेम आ रहा है। तो यदि आप सही फैक्टर किए हो तो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद ये दोनों सेम टर्म रहेंगे, और यदि गलत किए हो तो किसी में प्लस रहे तो किसी में माइनस, तो कॉमन कैसे लोगे फिर, ठीक है ना। तो यहाँ जब सही रहेगा ये फैक्टर, तब आपका ये कॉमन लेने के बाद दोनों में सेम टर्म रहेगा,
नहीं तो किसी में माइनस में रहेगा तो किसी में प्लस में रहेगा, तब भी ज़बरदस्ती कॉमन लेते हैं 10वीं तक लड़के। ठीक है, यहाँ पे 2 sin s + 1 2 sin s + 1 कॉमन लेते हैं, दोनों में ना है, इस फैक्टर में भी है 2 sin s + 1 और इस टर्म में भी है 2 sin s + 1, तो इन दोनों टर्म से कॉमन क्या ले लें? 2 sin s + 1, क्या कॉमन लें? 2 sin s + 1, तो क्या बचेगा? sin s - 2 = 0। इसका मतलब क्या हुआ? 2 sin s + 1 = 0 और sin s - 2 = 0। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं? 2 sin s = -1 और sin s = 2। r क्यों लिखते हैं? r यहाँ क्यों लिखते हैं? दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 तभी होगा जब दो में से कोई एक नंबर 0 के इक्वल हो। दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 तभी होगा जब दो में से कोई एक 0 के इक्वल हो। तो इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई 0 तभी होगा, चाहे ये 0 हो जाए चाहे ये 0 हो जाए, तब भी दोनों को मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। इसीलिए लिखे हैं ये 0 होगा अथवा ये 0 होगा तभी दोनों का मल्टीप्लाई 0 होगा। ठीक है ना, दो में से कोई भी एक 0 हो जाएगा तो दोनों को मल्टीप्लाई क्या होगा? 0। जैसे यहाँ पे a × b = 0 है, तो a = 0 रहेगा तो 0 × b = 0, और यदि b = 0 रहेगा तो a × 0 = 0। ठीक है, तो a और b का मल्टीप्लाई 0 तब होगा जब a और b में से कोई एक 0 के इक्वल हो या कि दोनों 0 के इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसीलिए लिखा गया ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे? वो 2 को उस साइड पे ले जाओ, तो sin s = -1/2 और sin s = 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन और, थोड़ा लिखना बंद करो अभी थोड़ा, क्योंकि एक विशेष चीज़ बताने वाला हूँ। अब यहाँ sin s की वैल्यू 2 हो सकती है क्या? sin s की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। sin s = 2 इम्पॉसिबल। क्यों? ठीक है, इम्पॉसिबल। इसका रीजन क्या है? इफ sin x = 2, तो sin s का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 2/1, तो परपेंडिकुलर 2 हो गया और हाइपोटेनस 1 हो गया। पुत्र की एज अधिक हो गई पिताजी की एज से, ऐसा पॉसिबल है? हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ हाइपोटेनस 1 आ रहा है और परपेंडिकुलर 2। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि हाइपोटेनस 1 हो और परपेंडिकुलर 2? क्योंकि हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे sin s का मान जो 2 है, इसका दूसरा रीजन ये है कि sin s की वैल्यू -1 और 1 के बीच होती है। -1 से छोटी भी नहीं होती, 1 से बड़ी भी नहीं होती, लेकिन ये sin s की वैल्यू 2 है जो कि 1 से बड़ी है, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि sin s की वैल्यू किसके किसके बीच होती है? -1 और 1 के बीच। सिंस क्या लिखोगे? -1 इज लेस देन sin s इज लेस देन r = 1। -1 और 1 के बीच होती है sin s की वैल्यू। ठीक है, बट sin x = 2 इज ग्रेटर देन 1। therefore value of sin x can never be greater than 1। या कितने लिख दो, ये इतने रीजन पर्याप्त है। sin s की वैल्यू -1 और 1 के बीच होती है, ये 2 से जो 2 आया है 1 से बड़ा है, इसलिए इम्पॉसिबल। अब देखो तो ये वाली वैल्यू इतना, इसके बाद हम क्या करेंगे? इस स्टेप के बाद क्या करते हैं? इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि sin s की वैल्यू 2 हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब sin s = लिख दिए -1/2, तो यहाँ पे sin s = 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 1/2 sin 30 की, 1/2 sin 30 की। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? sin s = -sin 30 को क्या लिख सकते हो? 30 × π/30 ये, तो ये sin s = क्या होगा? -sin π/6, ये आ गया। अब माइनस पहले आ गया, फार्मूला तो ये जानते हो ना, sin θ = sin α, तो थीटा = क्या होता है? n π
प्लस -1 की पावर n अल्फा, ये ना जानते हो फार्मूला, ठीक है। अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन अल्फा के पहले माइनस नहीं लगा है, इसमें तो माइनस लगा है, अब इस माइनस को हटाना पड़ेगा। तो एक फार्मूला पढ़े हो आप, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना। किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू है, और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कास और सेक, तो साइन क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन x लिखोगे और यहाँ लिखोगे साइन -π/6, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन थीटा के स्थान पे साइन माइनस थीटा लिखा जा सकता है। आप फार्मूला लगा सकते हो ये वाला, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n π प्लस -1 की पावर n अल्फा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, s इज इक्वल टू n π प्लस -1 की पावर n अल्फा का काम कौन कर रहा है, -π/6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, s इज इक्वल टू ये वाला माइनस यहाँ आ गया, तो n π और -1 की पावर n और π/6, ये आंसर होगा। लिखो, कई साल ये क्वेश्चन आ चुका है, CBSE बोर्ड, MP बोर्ड, ऑल स्टेट बोर्ड। और साइन टू तो अगर इम्पॉसिबल वैल्यू है तो इसको क्या सॉल्व करोगे, रिजेक्ट कर दिए, लिखा ना गया साइन एस इज इक्वल टू 2 इम्पॉसिबल, क्योंकि साइन एस की वैल्यू 2 लोगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस छोटा हो जाएगा परपेंडिकुलर से, जो कि इम्पॉसिबल। हाँ, इसको छोड़ देंगे, उसको सॉल्व नहीं करेंगे इम्पॉसिबल वैल्यू को। पॉसिबल वैल्यू होती तो उसको भी सॉल्व करते, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में दोनों पॉसिबल वैल्यू थी तो दोनों से सलूशन निकाले थे कि नहीं निकाले थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे एक इम्पॉसिबल वैल्यू आई थी, जो इम्पॉसिबल वैल्यू है इसको छोड़ देते हैं,